नमस्कार, हेलो ज़िंदगी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अपनी शादी को लेकर हर इंसान के कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं। ख़ास तौर से अगर बॉलीवुड और टॉलीवुड की जब बात करते हैं, उसमें जब कोई इंसान शादियों को देखता है, तो कई सारे सपने संजोने लगता है। रिश्ता पक्का होता नहीं है कि वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे शादी किस तरीके से करनी है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। जब हम बॉलीवुड में या फिर हम टॉलीवुड में हम देखते हैं जिस तरीके से वो लेविश शादियाँ होती हैं, जो अरेंजमेंट होता है, तो हर कोई ये सोचने लगता है कि काश इसी तरीके से हमारी भी शादी हो जाए। लेकिन इतना सब कुछ करे तो करे कैसे? ये सब अरेंजमेंट कैसे किया जाए? इतना पैसा कहाँ से लाया जाए? कैसे ये सब कुछ किया जा सकता है? और आजकल अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड और आ गया है, वो है डेस्टिनेशन वेडिंग का। अब उसको लेकर अलग से एक टेंशन कि उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए। अगर आपकी भी शादी होने वाली है और आपके पास समय कम है लेकिन आप दुविधा में हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से फंक्शंस अपने किए जाएँ, कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए सब कुछ, तो आज इन सभी का समाधान लेकर हम आए हैं। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने बजट के अंदर रहकर आप अपनी शादियों को प्लान कर सकते हैं। जी, हम बिना वक़्त ज़ाया किए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। हमारे साथ हैं आशीष अरोड़ा जी, जो कि निदेशक हैं विंटेज एंटरटेनमेंट्स के। ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और अब तक कई लोगों की खुशियों में चार चाँद लगा चुकी है ये कंपनी, क्योंकि इस कंपनी ने बड़े-बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम पे। हेलो भावना, हाउ आर यू? हाँ, आई एम गुड, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ जी। जी, थैंक यू आपको सो तो मच। फर्स्ट क्लास थैंक यू रहना ही सो मच चाहिए। हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच हमें अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। जी। अ, आशीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सुन रहे हैं। जी, जी, जी। मैं ये बोल रही थी कि आपको तो फिट एंड फाइन रहना ही चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अभी बहुत बड़ा दारोमदार है। वेडिंग सीज़न शुरू हो गया है और लोग आपके साथ अपनी वो खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं और आपके ऊपर वो एक ज़िम्मेदारी डाल देते हैं कि हमारी उन वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो जिस बिल्कुल। तरीके से अभी मैंने कहा कि इंसान का रिश्ता पक्का होता नहीं है, कि उसको टेंशन होने लग जाती है कि किस तरीके से शादी की जाए, कहाँ पर शादी की जाए, कितना खर्चा आएगा, बजट को लेकर टेंशन, बहुत सारी चीज़ों को लेके टेंशन रहती है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी किस तरीके से मददगार साबित होती है इस कंडीशन में? बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। देखिए, आज से अगर कुछ सालों पहले की बात करें, तो सारी जी। फैमिलीज़ जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। हुँ, हुँ। आज जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। उसमें भी जी। सब लोग वर्किंग हैं। घर हुँ, में हुँ। पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे भी कहीं बाहर सेटल हैं, अपनी सिटी में काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है एक वेडिंग प्लानर की हेल्प लेना। ठीक है? हुँ। वो आपको कई मायनों में आपको हेल्पफुल होता है। आपको वेन्यू सजेस्ट करता है, आपको केटरर सजेस्ट करता है, आपका डेकोर का टेंशन, आपके सारे टेंशन वो अपने सिर पे ले लेता है और जी। आपको उनको वन शॉट पेमेंट करनी होती है। ठीक है? आप वेडिंग प्लानर के साथ जाकर वेन्यू पे रेकी कर सकते हो। आपको वो वन बाय वन सारे वेंडर से इंट्रोड्यूस कराएगा। लाइक आपको हुँ, हुँ, फोटोग्राफर है, हुँ। आपको केटरर से मिलवाएगा, आपको हुँ, हुँ, मेकअप हुँ। आर्टिस्ट से मिलता है। जो भी एजेंसीज़ आपको चाहते हो आप मिलना, वो आपको हुँ, इंट्रोड्यूस हुँ। कराएगा और उसके बाद वो सारा का सारा जो सारी चीज़ें हैं, वो वेडिंग प्लानर हैंडल करेगा, लास्ट तक। जी। और आपको उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जहाँ पहले होता था कि चाचा, ताऊ, मामा, फूफा सब राइट। लोग जुड़ जाते थे अपनी तैयारी करवाने के लिए, लेकिन आजकल किसी के पास समय नहीं है, तो यहाँ आजकल पर टाइम उन नहीं सभी है। का जी, तो उन सभी का रोल जो प्ले करती है, वो करती है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो वेडिंग प्लानर्स उसको सब कुछ सँभालते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा इसके कि अलावा मैं जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। जी। लड़का और लड़की जब रिश्ते में जुड़ते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लड़की वाले लड़कों वालों से या लड़के हुँ, वाले हुँ। लड़की वालों से नहीं कह पाते। तो वेडिंग प्लानर एक हुँ। मीडिएटर का भी रोल प्ले करते हैं। कोई कम्युनिकेशन करना है लेकिन लड़की वालों को हिच है कि लड़के वालों को बोलेंगे तो हुँ। बुरा लग जाएगा। तो वेडिंग प्लानर अपने वे में उसको अपने वे में हुँ। थोड़ा सा बुरा भी ना लगे और लड़की हुँ, हुँ, वालों की हुँ। बात लड़के वालों तक या लड़के वालों की बात लड़की वालों तक पहुँच जाती है।
जी, कई सारी ऐसी मूवीज़ आई हैं, वेब सीरीज़ आई हैं जिसमें वेडिंग प्लानर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया है। सबसे पहले अगर बैंड बाजा बारात की अगर बैंड हम बाजा बात बारात। करें कि बड़ी फेमस वो मूवी हुई थी और उसको लेकर उसमें बड़े अच्छे से पूरा रोल दिखाया गया मैं कि आपको एक बात कितनी बताऊँगा, जी, वेडिंग प्लान में जो बैंड बाजा बारात मूवी है, उसका बहुत बड़ा जी। योगदान है। इससे पहले लोग हमें जानते ही नहीं थे। लोगों को हुँ, समझाना पड़ता था हम क्या करते हैं। लोग बोलते थे टेंट वाले हो, तो बताना पड़ता था टेंट ही लगाते हैं। लेकिन आज की हुँ, डेट में लोग समझते हैं, जो नहीं भी समझते हैं उनको अगर उस मूवी का नाम बता दिया जाए, तो लोग समझ जी। जाते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा आप वेडिंग प्लानर हो। जी। तो आशीष जी, जब हम वेडिंग प्लानिंग कंपनीज़ की जब हम बात करते हैं, जब हम इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनीज़ हैं इनकी बात करते हैं, तो किस तरीके के पैकेजेज़ होते हैं? क्या कुछ अवेलेबल होता है? कैसे अप्रोच किया जाता है? वो जानना ज़रूरी है। देखिए ये सब कुछ कस्टमाइज़ होता है, पैकेज कुछ भी नहीं हुँ, होता हुँ। है। हुँ, सब हुँ, कुछ हुँ। कस्टमाइज़ है और पैकेजेस इन दिनों में जब से कोविड आया है, तब जी, से जी। प्लानर्स ने कुछ पैकेज निकाले थे। लेकिन अभी जैसे-जैसे आप देख रहे हो कोविड की सिचुएशन ठीक हो रही है और चीज़ें स्मूथ हो रही हैं और आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो इस बार जो फेस्टिव सीज़न है बहुत अच्छा गया है दिवाली पे। जी, 10 जी। साल के रिकॉर्ड हैं और हम ऐसी होप कर रहे हैं कि वेडिंग प्लानिंग का बिज़नेस जो है, जो 2 साल से हुँ, बिल्कुल हुँ। ठप पड़ा हुआ था कोरोना की वजह से, वो बहुत अच्छे से पिकअप होगा। तो हुँ, हुँ। पैकेज कुछ नहीं है, किसी क्लाइंट को अगर कुछ भी कराना है, वो जी। कस्टमाइज़ होगा। डेकोर भी हुँ, हुँ। कस्टमाइज़ है, वेन्यू भी कस्टमाइज़ है, सारी जी। चीज़ें उसमें कस्टमाइज़ है। पैकेज नाम की हुँ, कोई हुँ, चीज़ नहीं हुँ। है, वेडिंग 5 लाख रुपए से लेकर 1 सीआर, 2 सीआर, 3 सीआर तक जा सकती है। ओके। तो आपने अभी कहा कि 5 लाख रुपए से लेकर तो अगर आज के समय में हम इमेजिन करें 5 लाख रुपए में पूरी शादी का अरेंजमेंट तो बड़ा टफ लगता है। लेकिन इवेंट कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट देना और इवेंट कंपनी सिर्फ़ 5 लाख के बजट में उस चीज़ को अरेंज कर सकती है। तो वो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उसके अंदर शामिल रहता है? अगर हम बेसिक बजट लेके चलें कि जनरली देखिए लोग अभी कोविड एरा था तो उस वजह से भी लोगों की आमदनी वगैरह सब एकदम ना के बराबर ही रही और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को भी खासा नुकसान हुआ ही है क्योंकि पिछले 2 साल में इतना कुछ इस तरीके के बड़े फंक्शन नहीं हुए, ज्यादा गैदरिंग्स नहीं हुई। तो अभी जब धीरे धीरे सब कुछ स्मूथ हो रहा है तो अब अगर कोई इतना सा बजट लेके चलता है कि उसको 5 लाख में उसको अपनी शादी करनी है, एक बेसिक अगर वो लेकर चलता है तो क्या कुछ उसके अंदर उसको सुविधाएं मिल सकती हैं उस बजट के अंदर? उसमें बेसिकली देखिए 5 लाख मैंने इसलिए बोला, हुँ, टैक्स हुँ। कम होंगे नंबर्स क्योंकि अभी कोविड में 80-100 लोगों की शादियाँ बहुत हो रही थी। ठीक है जी। ना? उस 80-100 नंबर्स में हम एक अच्छा होटल जिसमें डिनर हुँ, उनका हुँ। अरेंज हो जाए और जी। एक डेकोर क्योंकि डेकोर की कोई हुँ। लिमिट नहीं है। आप फ्लावर क्या यूज़ कर रहे हो? फ्लावर्स में कार्नेशन है, रोज़ है, लिली है, ओके। आप क्या यूज़ कर रहे हो? जैसा हुँ। फ्लावर का काम होगा वैसा हमारा बजट होगा। ठीक है? लेकिन बेसिक काम अपना इतने में हो जाना चाहिए। अब इसमें जी। फोटोग्राफर है, 1 डे का करना है कि 2 हुँ। दिन का करना है। क्योंकि फोटोग्राफी ओके। में भी 4 फंक्शन होते हैं, मेहंदी, जी। हल्दी, नॉर्मली लोग संगीत और वेडिंग। 2 दिन हुँ, की हुँ, हुँ। फोटोग्राफी तो बजट सारा कस्टमाइज़ है। इसमें हुँ, डेकोर, हुँ। एक बेसिक फोटोग्राफर और वेन्यू। बाकी जी। वेडिंग प्लानर क्या करते हैं, एक फीस पे काम करते हैं। वो फीस कुछ जी। कितनी भी हो सकती है, 1.5 लाख रुपए हुँ, से हुँ। लेकर प्लानर्स 25 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं, वेडिंग प्लान ओके। करने का। इसमें बाकी हुँ। खर्चे अलग हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कि वेन्यू का पैसा अलग है, केटरिंग का पैसा अलग है, ठीक है? जी। फोटोग्राफर, एंटरटेनमेंट, आर्टिस्ट, एंकर सबका खर्चा अलग है। ये ओके। प्लानर अपनी फीस देते हैं अपने ब्रांड के हिसाब से, कितना बड़ा ब्रांड है, सिटी में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, इंडिया लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है। हुँ, तो हुँ, डेढ़ हुँ। लाख रुपए से लेकर 25 लाख, 50 लाख रुपए तक प्लानर चार्ज करते हैं। ओके। ठीक है? अब जैसे हम बात करें कि सिटी वाइज़ क्योंकि हुँ, हम हुँ, अभी हुँ, आगरा हुँ। में हैं, तो जी। आगरा अपने आप में एक डेस्टिनेशन हब है, हुँ, हुँ। जो कि 5-7 सालों में इमर्ज हुआ है। इससे पहले लोग डेस्टिनेशन वेडिंग मतलब राजस्थान। जी। राजस्थान कोई आप जानते होंगे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर हुँ। यही वेडिंग डेस्टिनेशन होती थी। लेकिन आज जी। राजस्थान में और भी डेस्टिनेशन आ गए हैं, पुष्कर, रणथंभौर, हुँ, मंडावा। हुँ, हुँ, हुँ।
ये भी कोटा जैसी सिटी, बहुत अच्छे-अच्छे वेन्यू जी, हैं वहाँ पर। जी, अब बात करते हैं आगरा की। आगरा एक प्यार की नगरी है, सिटी ऑफ जी, लव बोलते हैं उसको, ठीक है? तो इसके जी। सराउंडिंग बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं, हाथरस, फिरोज़ाबाद, ग्वालियर, हुँ, हुँ। हुँ, ठीक हुँ। है? मुरैना, धौलपुर, अब यूपी जी, इतना बड़ा है, वाराणसी, इलाहाबाद, इवन नेपाल से भी लोग अब आगरा आ रहे हैं वेडिंग करने के लिए। ओके। हुँ, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। तो अभी के अगर करंट ट्रेंड्स देखें तो अभी करंट ट्रेंड्स क्या हैं? अगर डेस्टिनेशन वेडिंग को ही अगर ध्यान में रखा जाए, आपने कहा आगरा की तरफ दूर-दूर से लोग आ रहे हैं। तो क्या क्या ट्रेंडिंग है अभी इस दौरान अगर देखा जाए तो यूथ क्या पसंद कर रहा है ज़्यादा? देखिए, यूथ अभी जो पसंद, पहली बात, आज की डेट में पेरेंट्स बात नहीं करते हैं, हुँ, यूथ ही बात करते हैं। अगर किसी ब्राइड की वेडिंग है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डील करते हैं ब्राइड से ही। ब्राइड एंड ग्रूम, उनका हम एक हुँ, ग्रुप क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें फैमिली ओके। मेंबर्स भी होते हैं, हुँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन ब्राइड के ही होते हैं। अब उसमें जो उनका मेजर फोकस होता है, वो हुँ, हल्दी हुँ, और मेहंदी पे ज़्यादा होता है। वेडिंग हुँ, पे होता है, लेकिन क्योंकि फोटोज़ अच्छे बहुत आते हैं, हल्दी इवेंट में, मेहंदी इवेंट में, तो जी, उनको स्विंग चाहिए सेटिंग के लिए, हुँ, ठीक है? मैरीगोल्ड का फ्लोरल वर्क तो चाहिए ही चाहिए। इसके हुँ, अलावा कलर्स, वो अब ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले कलर्स जो मेहंदी के कलर्स होते थे ऑरेंज, येलो, अब मेहंदी भी ग्रीन, येलो पे हो रही है, जी, व्हाइट, येलो पे हो रही है। कलर्स का हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, और एंटरटेनमेंट पे फोकस बहुत है। हुँ। एक वो खाना-पीना अभी का परफ़ॉर्मेंसेस टाइम, को लेके बड़ा आजकल ट्रेंड मैंने कुछ वेडिंग्स में देखा है कि वो डांस परफ़ॉर्मेंसेस और सिंगिंग परफ़ॉर्मेंस ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्या आम तौर पे सभी फैमिलीज़ इसको प्रेफ़र करती हैं कि ख़ास तौर से सिर्फ़ कि स्पेसिफ़िक कुछ ऐसा रहता है फैमिलीज़ को लेके? देखिए अभी आप जैसे बोला आपने कि हुँ, मूवीज़ में हुँ। जो अभी चीज़ें आ रही हैं या वेब हुँ, हुँ, सीरीज़ हुँ। देख रहे हो, तो उनको जी। देख के ना लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ भी संगीत हो, एक हुँ, कोरियोग्राफर हो। किसी भी संगीत हुँ। में कोरियोग्राफर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो कोरियोग्राफी अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और फैमिली परफॉर्मेंस सबको करनी ही करनी है। अब जो हमारा कॉकटेल वाला दिन होता है, अगर आप जी। कॉकटेल नहीं कर रहे हैं, तो जो डे बिफोर फंक्शन जो होता है, हुँ, संगीत हुँ, का हुँ। फंक्शन, उस संगीत के फंक्शन में लोग आजकल रॉक बैंड प्रेफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे बैंड हैं, हुँ। डीजे बेस बैंड आ रहे हैं, रॉक बैंड है, किसी को बहुत फ्यूज़न चाहिए, हुँ, 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 बहुत ज़्यादा हुँ। धूम-धड़ाका नहीं करना है, या जी। कोई डीजे परकशन माँग रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एंटरटेनमेंट में फ़ोकस है। खाना लोग पसंद कर रहे हैं, खाने पे ज़ोर है, लेकिन यूथ का जो ज़ोर है वो एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा है। एक अच्छा एंकर हुँ। हो, जो कि पूरे इवेंट को बाँध सके और जी। एंटरटेनमेंट अच्छा हो बेसिकली। जी। अगर आपकी कंपनी की बात करें तो आगरा की एक जानी-मानी कंपनी है एंड नॉट इवन आगरा आपने अपना एक अच्छा नाम कमाया है आपने। तो जब हम इस प्रोफ़ेशन की बात करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की, वेडिंग प्लानिंग की बात करते हैं, तो आपके सामने चैलेंजेस किस तरीके के आते हैं वो ज़रूर जानना बनता है क्योंकि ऑब्वियसली लोग आपको अप्रोच करेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है, पर उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ, आपके पास क्या लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली मूवीज़ देख के लोग ये इमेजिन तो कर लेते हैं कि हाँ, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो आपकी लिमिटेशंस क्या रहती हैं, वो जानना ज़रूरी है, तो एक बार उस पर ज़रा आप रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो व्हाट्सएप है अभी आज की डेट में। पहले लोग क्या करते थे कि लोग मिलते थे, मीटिंग करते थे। आज की डेट में लोग कहीं से रेफ़रेंस मिलता है, मेरा हुँ, रेफ़रेंस किसी हुँ। ने दे दिया, तो लोग जी। ना व्हाट्सएप पे ही पूरा सब कुछ समझ लेना चाहते हैं। कि आप व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेज दो, व्हाट्सएप पे सब कुछ कर दो, जी। और उसी पे वो हुँ। सारा का सारा कन्क्लूज़न निकाल लेते हैं कि अब तो ये वेडिंग प्लानर को करना है या नहीं करना। हुँ। वो किस मूड में बैठा है, वो किसी मीटिंग में बैठा है, यू नेवर जी, नो, ठीक है? आपने राइट। अपने वेडिंग प्लानर को बोला, जिसको आप हायर करना चाहते हैं, कि कुछ पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दो। हुँ। अब उसको क्या मूड में बैठा था, उसने 2-4 पिक्चर भेज दी आपको, और आपने उससे पूरा अंदाज़ा लगा लिया इससे काम कराना है या नहीं कराना। तो हुँ।
वेडिंग प्लानर को जब आप हायर करना चाहते हैं, उससे जी। मिलें, ना कि उससे जी। व्हाट्सएप पे पिक्चर्स माँगे। आप व्हाट्सएप पे हुँ। उसे जज नहीं कर सकते, आप मिलिए, उनका जो भी प्रेज़ेंटेशन है वो देखिए, उसके हुँ, बाद आप हुँ। डिसाइड कीजिए वेडिंग प्लानर के साथ आगे जाना है, नहीं जाना है। और ज़्यादा राइट। लोगों से मत मिलिए, जो भी 2 या 3 लोग आप मिलना चाहते हैं, उन 2 या 3 लोगों से मिलें, नहीं तो आप हुँ, कन्फ्यूज़ हुँ। हो जाएँगे। हुँ। क्योंकि सबका अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना तरीका होता है काम करने का। काम सभी अच्छा करते हैं, पर सबका पैटर्न अलग-अलग होता है। तो आप 1, राइट। 2, 3 जितने भी लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलिए, उन्हें इनवाइट कीजिए घर पे या उनके ऑफ़िस जाइए, पर व्हाट्सएप पे डिसाइड ना करें कि ये बंदा आपका काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। आपने एक तरीके से आपने ये तो बता दिया कि अगर कोई अप्रोच करना चाहता है किसी वेडिंग प्लानर को या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कोई अप्रोच करना चाहता है, तो वो क्या चीज़ें ध्यान में रखे। ये आपने अपनी इन बातों में बोल दी, अपनी लिमिटेशंस भी बता दी। लेकिन और क्या कुछ खास बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब आप अप्रोच कर रहे हैं किसी भी चाहे वो एक फ्रीलांस वेडिंग प्लानर हो, उसको अप्रोच कर रहे हैं या किसी कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या चीजें खास तौर से हम अपने माइंड में रख के क्या माइंडसेट लेकर चलना चाहिए? वेडिंग प्लानर प्रोफ़ेशनल होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक है? और कमिटमेंट का पक्का होना चाहिए। ऑब्वियसली आप कुछ काम देखोगे तभी काम दोगे, कहीं से आपको रेफ़रेंस मिला राइट। है, आप हुँ, रेफ़रेंस हुँ। लें, रेफ़रेंस चेक कराएँ कि उन्होंने काम जो किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं, तो वो हुँ, हुँ, जानना हुँ। बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप होटल्स में कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो 2-3 जगह आप पूछ लें, हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। ही आप काम दें। जी। अच्छा, आपने अभी होटल्स का ज़िक्र किया, तो कुछ लोग जिनकी फैमिलीज़ थोड़ी छोटी रहती हैं, वो होटल्स में करना पसंद करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि होटल्स का बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो छोटी अगर फैमिली है, छोटी गैदरिंग है, तो होटल ठीक है, नहीं तो फिर उनको कुछ और बुक करना चाहिए। तो ये बात कहाँ तक सही है? मतलब अगर इवेंट कंपनीज़ अगर उनको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो होटल बुकिंग और कितना बजट के अकॉर्डिंगली किस तरीके से वो बुक किया जा सकता है? क्या ज़्यादा गैदरिंग वालों को कम बजट में कोई होटल मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि होटल में कम गैदरिंग के साथ हुँ, हमेशा हुँ। सस्ता ही पड़ेगा। आप ज़्यादा ओके। गैदरिंग में होटल में करेंगे, तो वो हमेशा हुँ, कॉस्टली हुँ। पड़ता है। क्योंकि हुँ, हुँ, कोविड हुँ। में अभी रिस्ट्रिक्शन थी, अभी जैसे हुँ, कल हुँ। हम देख रहे थे राजस्थान गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया है। अब आप कितने भी गेस्ट बुला सकते हो वेडिंग में। हुँ, हुँ। तो बेसिकली जो बड़े लॉन बने हुए हैं, चाहे आप दिल्ली के छतरपुर साइड बात करें या आप जी। चंडीगढ़ रोड पे बात करें, आगरा बात करें, जयपुर बात करें, तो जितने भी बड़े फार्म हाउसेज़ हैं, वहाँ पर 1000 2000 लोग आप आराम से बुला सकते हो। तो वहाँ पर नॉर्मली आप कैटरर बुला लेते हो, उनकी एक फिक्स कॉस्ट होती है और वो आप बड़ी गैदरिंग को कैटर कर लेते हो। होटल में हुँ। यही सब करना अलग-अलग 5 स्टार होटलों में अलग-अलग रेट है। ₹2000 से लेकर 4500 ₹5000 तक की प्लेट होती है। अगर आपके हुँ। 100 लोग हैं, आप 2000 पकड़ते हो तो ₹2,00,000 हो गए, 4500 राइट। पकड़ते हो, ₹4.5 लाख हो गए 100 लोगों में। इससे ऊपर नहीं जाना बजट और जो भी आपका डेकोर का बजट है। लेकिन हुँ, यहीं हुँ, हुँ। आपने अगर 1000 लोग बुला लिए, तो पहली बात तो हुँ। होटल में बड़ा बैंक्वेट होना चाहिए, जिसे हम हुँ। कन्वेंशन सेंटर बोलते हैं। अगर वो नहीं है, तो छोटी गैदरिंग के साथ ही आप काम कर पाओगे। बड़ी गैदरिंग आप हो ही नहीं सकती। वो फिर हम लॉन में ही कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। हमेशा लोग 5 स्टार में 200, 300, 400, 800 लोग जिसकी जैसी कैपेसिटी है बजट की, हुँ, हुँ। इतने तक करते हैं। लेकिन अगर बड़ी गैदरिंग ओके। के साथ जाना है, 2000, हुँ, ढाई हुँ। हज़ार लोगों को बुलाना है, तो उसके लिए फिर बेस्ट बड़े फार्म हाउसेज़ ही रहते हैं। ओके। तो यहाँ पर अगर होटल्स की बात हो गई, आपने कहा कि कोरियोग्राफर्स होते हैं, केटरर्स होते हैं, उसके अलावा मेहंदी वाले, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो ये सारा जो ज़िम्मा होता है वो एक वेडिंग प्लानर के ज़िम्मे आता है, उस कंपनी के ज़िम्मे आता है। तो यहाँ किस तरीके से उस चीज़ के रिगार्डिंग बातचीत होनी चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट की अगर बात करें जो जो ब्राइड होती है वो बड़ी पर्टिकुलर होती है कि मुझे ऐसा मेकअप बहुत चूज़ी चाहिए। है।
मुझे इस हाँ। तरीके का मेकअप चाहिए, मुझे उससे मेकअप कराना है, तो यहाँ पर किस तरीके से वो पूरा सेटलमेंट होता है? क्योंकि क्या इवेंट कंपनीज़ के अपने मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, किसी के साथ टाई अप होता है, या जो क्लाइंट आपको प्रेफ़र करता है, आप उसी के अकॉर्डिंगली उनके लिए उसको बुक करने की कोशिश करते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, क्लाइंट का हुँ, कोई हुँ। अगर है, कोई हुँ, फैमिली हुँ। मेकअप आर्टिस्ट है या कुछ और है, तो हम हुँ, चाहेंगे हुँ। कि वो उन्हीं से कराएँ क्योंकि उन्होंने काम देखा हुआ है। बट अगर कोई हुँ। पूछता है कि हुँ, हुँ। आप जयपुर में हैं और जयपुर से कोई बाहर से आके काम कर रहा है, ठीक है? हुँ। डेस्टिनेशन वेडिंग में उनको नहीं पता लोकल कौन मेकअप आर्टिस्ट है। आप बाहर से राइट। लेकर आओगे, उसको टू एंड फ्रो दोगे, स्टे दोगे, तो उस कॉस्ट हुँ। को बचाने के लिए सिटी में जिस सिटी में आप शादी कर रहे हैं, वहाँ से हम आर्टिस्ट ओके। हायर करते हैं। तो उस राइट। केस में क्या होता है, हमारे कुछ टाइप्स होते हैं जो काम के ऊपर कि कौन काम अच्छा कर रहा है। उसके बाद हुँ, सबके हुँ। इंस्टा पेज होते हैं, हम क्लाइंट को वो इंस्टा पेज का लिंक शेयर कर देते हैं या उनकी हुँ, मीटिंग हुँ। करा देते हैं। जैसी भी सहूलियत होती है टाइम के हुँ, अकॉर्डिंग, हुँ। ठीक है? वो कर देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ईज़ी जॉब है ये। हुँ। तो अभी का जो सीज़न है, जैसे अभी आप समझ लीजिए विंटर्स शुरू ही हो गई हैं, तो इस सीज़न के हिसाब से आप किस तरीके के वेन्यूज़ प्रेफ़र करते हैं कि वेडिंग के लिए क्या वेन्यू होना चाहिए? कोई फार्म हाउस होना चाहिए? किस तरीके के वेन्यूज़ देखिए, होने चाहिए? विंटर में भी विंटर के 4 मंथ हैं। अगर आप हुँ। अक्टूबर छोड़ो तो 5 महीने हैं प्रॉपर, ठीक है? तो राइट। अक्टूबर, नवंबर तो बेसिकली आउटडोर ही होना चाहिए। दिसंबर, ओके। जनवरी इंडोर होना चाहिए और फ़ेब हुँ, हुँ। अगेन आउटडोर होना चाहिए क्योंकि हुँ, बेसिकली हुँ। ड्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है हुँ। दिसंबर और जनवरी में। मैं हर सिटी हुँ। की बात करूँ तो जयपुर बहुत प्लेज़ेंट होता है, उदयपुर में ड्यू नहीं होता इतना। हुँ, ठंड हुँ। होती है, लेकिन इतना ज़्यादा बेसिकली फॉग नहीं होता है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। बेसिकली वेन्यू की जो सीलिंग होती है, उनमें पानी भर जाता है और वो टपकने लगता है। तो वो सारा ओके। फर्नीचर गीला कर देता है, सारी चीज़ें हैं। तो हुँ। मज़ा जो है वो वैसे आउटडोर का ही है, विंटर्स में। क्योंकि मेहंदी ओके। इवेंट आप इंडोर में करोगे, हल्दी इवेंट इंडोर में करोगे, नहीं हो पाएगा। और हुँ, हुँ, हुँ। फोटोग्राफी जो सबसे हुँ। अच्छी निकल के आती है, वो इन 2 फंक्शंस की निकल के आती है। जब वेडिंग का राइट। टीज़र टीज़र बनता है, तो हुँ। हल्दी और मेहंदी जो कलर्स होते हैं, वो उस टीज़र में हुँ। जान डालते हैं। तो वो आउटडोर होगा तभी मज़ा आएगा। जी। ओके। तो अभी अगर डेस्टिनेशन वेडिंग की हम अगर बात करें, तो आपने एक आगरा का ज़िक्र किया कि अभी आगरा एक तरीके से एक हॉटस्पॉट अभी है। आगरा के अलावा और ऐसे आस-पास और कौन-से ऐसे वेन्यूज़ हैं, जहाँ कम बजट में एक डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है? आगरा के बिल्कुल नियर बाय बात करूँ तो भरतपुर है, ओके। वृंदावन है, ओरछा हुँ, है, हुँ। हुँ, हुँ। रणथंभौर है। ये सब आगरा के 100-200 किलोमीटर की रेंज वाली डेस्टिनेशंस हैं। जयपुर तो ओके। अपने आप में है ही है, आगरा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 250 किलोमीटर दूर हुँ, है। हुँ। जी। फिर और आगे चले जाएँ तो पुष्कर है हुँ, हुँ। और आगे जोधपुर, उदयपुर, तो डेस्टिनेशन मतलब बहुत है काफ़ी आस-पास। सारे डेस्टिनेशंस हैं। ओके। कुछ लोग गोवा नॉर्थ जैसी में नॉर्थ डेस्टिनेशंस प्रेफर करते हैं। जैसे कुछ लोग गोवा जाना पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल लोग करते हैं। पणजी जी, कुछ लोग पुद्दुचेरी जाना पसंद करते हैं। तो उधर के हिसाब से क्या लगता है, अगर कोई नॉर्थ इंडियन अगर उस तरफ जाकर अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करना चाहता है, तो वहाँ का क्या रहता है हिसाब-किताब, अगर हम बात करें? उतना ही देखिए, पड़ेगा या महँगा पड़ सकता है? बिल्कुल महँगा पड़ेगा। पहली बात अगर आप किसी को जयपुर, आगरा से ट्रैवल करा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। सबकी फ्लाइट्स मेन लॉजिस्टिक है वही क्लाइंट को बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। उसके बाद हुँ। चीज़ें चलो जो जैसे यहाँ है वैसे हो जाएँगी, लेकिन गोवा एक्सपेंसिव है। ओके। अब साउथ में आप बात करें, साउथ में और भी डेस्टिनेशन है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन गोवा अगर किसी को बीच वेडिंग करनी है बेसिकली तो वो गोवा सबकी प्रेफ़रेंस होता है। ओके। तो अभी अगर किसी को, अगर नॉर्थ इंडिया में किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग का सूझ रहा है, तो उसको यूपी साइड या आगरा साइड सॉरी, यूपी साइड या राजस्थान साइड जाना उसके लिए ज़्यादा बेटर है, अगर उसको डेस्टिनेशन बिल्कुल, बिल्कुल, वेडिंग। बिल्कुल। देखिए मैं बात करूँगा लखनऊ हुँ। से अभी जब से ये एक्सप्रेसवे बने हैं, आगरा जी। पूरी तरह से कनेक्टेड है हर जगह से। हुँ, हुँ। ग्वालियर, जयपुर,
वाराणसी, लखनऊ से आप 3 घंटे में आगरा आ सकते हो और नेपाल से सिर्फ हम्म। 7 घंटे में आगरा आ सकते हो आप, 7 आवर्स ओके। ओनली। ओके। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट एक डेस्टिनेशन की है, डेस्टिनेशन एनिवर्सरी बेसिकली, तो वो सब लोग नेपाल से 7 घंटे में आगरा आ रहे हैं। ओके। और रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से लोग आगरा आते हैं, क्योंकि यूपी में अगर आप बात करें जाए तो एक ही डेस्टिनेशन है आगरा, जहाँ आप वेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा हम्म। सेकंड नंबर पे आता है वृंदावन, मथुरा वृंदावन एक ही बात है। अगर हम्म। उसके बाद किसी को नहीं करना तो वो जयपुर जाएगा, लेकिन लखनऊ से और वाराणसी से किसी को अगर आना है तो उनको जयपुर थोड़ा दूर पड़ता है। अगेन जी। लॉजिस्टिक, बिना फ्लाइट के आप जा नहीं ओके। पाओगे। नॉर्मली हम्म। आइटनरी 2 दिन की होती है, ठीक है? उस हम्म। आइटनरी को आपको 3 दिन का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन जाना, 1 दिन आना और 2 दिन में आप स्टे दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। तो एटलीस्ट फिर 3 हम्म। दिन का स्टे चाहिए होगा। और जहाँ आप हम्म। 2 दिन की जगह 3 दिन जाओगे, तो 1 दिन की पूरी कॉस्ट पड़ गई। 1 दिन का होटल आपने 100 रूम बुक किए किसी होटल में 2 दिन के लिए, तो वो थर्ड डे हम्म। आपका ऐड ऑन हो गया। फिर उसका डेकोर, उसकी मील दोनों, तो वो बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग प्रेफ़र करते हैं कि बीच में कहीं कर लें, आगरा कर लें या हम्म। ओरछा कर लें। मैं बात ओके। कर रहा हूँ ये वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ के लोगों के लिए। जी अब जी बात जी। करते हैं हम बात करते हैं कि पैन इंडिया जिसको खर्च करना है, उनके लिए उदयपुर, जयपुर अच्छी डेस्टिनेशन है, एक्सपेंसिव है, हम्म। लेकिन हम्म। बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। ओके। ये बहुत ज़रूरी बात थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात बताई कि ऑब्वियसली आप जब डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोचे तो पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करते वक्त ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि बजट कैसे बढ़ता है वहाँ के जाने के लिए, लॉजिस्टिक वगैरह सब चीज़ें, सबके चार्जेस होते हैं, तो कितना दूर है उतना ही पैसा ज़्यादा लगेगा। ये तो बात हुई वेडिंग्स की, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ वेडिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं करती, बहुत तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। तो और जिस तरीके के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उसके लिए भी वेडिंग की तरह ही सब कुछ चलता है या कुछ अलग डिफरेंट कुछ पैकेजेस वगैरह कुछ ऐसा होता है उसमें अरेंजमेंट? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होती है। कॉर्पोरेट इवेंट्स बिल्कुल डिफरेंट तरह से होते हैं। बर्थडेज हम्म। बर्थडेज में ऑलमोस्ट सोशल में काउंट होते हैं वो, तो वो जैसे ओके। वेडिंग है उसी तरह से उसी पैटर्न पे क्लाइंट को डील करना होता है बर्थडेज में। लेकिन अगर आप हम्म। बात करो कॉर्पोरेट में, तो बहुत हम्म। प्रोफेशनल अप्रोच होती है उसमें। हमें सिर्फ ओके। एक बंदे से बात करनी होती है। हमारा एक हम्म। क्लाइंट होता है जिसके पास पावर होती है काम देने की, हम्म। बेसिकली। ओके। वेडिंग में तो क्या होता है, ओके। चाचा, मामा, ब्राइड, ग्रूम, मम्मी, पापा सबसे बात करनी पड़ती है। राइट। कॉर्पोरेट में जो कंपनी में एक मार्केटिंग हेड या ब्रांड हेड जो भी है, वो काम हमें देता है और हम्म। उसी से हमें बात करनी पड़ती है। बहुत प्रोफेशनल अप्रोच होती है और हम्म। काम डिसाइड हो जाता है। कोई अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, स्टोर लॉन्च करना है या कोई और एक्टिविटी है, तो उसमें हम्म। काम के बाद अपने को बहुत बहुत सिंपल है। ओके। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शो इससे पहले कि हम शो को एंड की तरफ लेकर जाएं, हम चलते चलते आपसे कुछ झटपट टिप्स चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए जो सोच रहे हैं कि अभी कुछ कोई बड़ा फंक्शन आने वाला है उनकी फैमिली में और वो सोच रहे हैं कि किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया जाए उसके लिए, तो उनके लिए कुछ झटपट टिप्स आपकी तरफ से। टिप्स यही है, पहले आपको प्लानर से कराना क्या है, वो आप कॉन्सेप्ट हम्म। क्लियर रखें। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा उसमें, क्योंकि क्या होता है R&D करने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। आपने कुछ इंटरनेट पे पिक्चर्स देखें आप, और उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अपना रेफरेंस अगर आप दे सकते हैं वेडिंग प्लानर को, ये हमारा टेस्ट है, तो वो आपके टेस्ट को समझते हुए एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अपना बजट डिसाइड करें पहले। सबसे पहले बजट डिसाइड करना ज़रूरी है। बजट के बिना कोई भी वेडिंग प्लानर आपका काम आगे नहीं बढ़ा सकता। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हम्म। वेडिंग प्लानर से बजट लेते हैं कि बजट हम्म। क्या है। मैं बोलता हूँ कि आप अपना बजट वेडिंग प्लानर को बताएं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप उनको खुल के बताएं कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। वो उसको स्प्लिट करेंगे, फोटोग्राफर को कितना देना है, वेन्यू पे कितना जाना चाहिए, फूड पे कितना चाहिए। फूड में 1000 रुपए से लेकर 2000, 2500, 3000, 4000 रुपए तक के केटर है मार्केट में।
आपने उन्हें बोला कि 10 लाख रुपए आपके पास हैं, तो वो उसको उस प्रोपोर्शन में स्प्लिट कर देंगे कि अगर आप जैसे 100 लोग हैं आपके पास और आपने बोला 10 लाख रुपए हैं, तो 100 लोगों में 1 लाख रुपए केटर को चले गए, डेकोर को चले गए, फोटोग्राफर को चले गए, राइट, वेन्यू बुकिंग में, राइट। होटल में। तो वो बजट आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओके। आशीष जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अभी बात हो रही थी समय की का आपने जिक्र किया, तो किसी के पास अगर जैसे कुछ लोग होते हैं बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, स्पेशली जब एनआरआईज यहाँ पर आते हैं शादी के लिए, या किसी के बहुत जल्दबाजी है, किसी को मुहूर्त अभी का निकला है, कुछ जल्दबाजी है, कोई रीजन है, तो एक वेडिंग प्लानर या एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कितने कम समय में उसको ऑर्गेनाइज करा सकती है? मतलब मिनिमम कितना टाइम चाहिए आपको? अगर वेन्यू अवेलेबल है 10 से 15 दिन। ओके, 10 से 15 दिन। आजकल हो भी और यही रहा है। अगर आजकल आजकल जी। कोविड में बहुत सारी ऐसी शादियां हमने की हैं जिसमें कि रिश्ते 1 महीने पहले बुक हुए, हम्म। आई मीन हम्म। रोका हुआ या सगाई हुई और हमने वेन्यू राइट। बुक किया है। 1 ओके। महीने, 15 दिन, 20 दिन में बहुत आसानी हम्म। से ये काम किया जा सकता है। ओके। तो थैंक यू सो मच और आशीष जी हमारे साथ जुड़। जी। बजट में भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जी। 25 लाख रुपए से लेकर, लिमिट कोई नहीं है ऊपर, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ओके। 25 लाख रुपए से लेकर आप डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास हम्म। 25 लाख रुपए हैं, तो बहुत सारी हम्म। डेस्टिनेशन हमारे पास हैं, जहाँ आप एक लिमिटेड गैदरिंग के साथ अच्छी डेस्टिनेशन, अच्छा होटल, तो सारी चीजें हम करके आपको दे सकते हैं। ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि आपने जितनी सारी बातें बताई ये सच में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी हमारे व्यूअर्स के लिए, और आपको भी ज़रूर अप्रोच ज़रूर किया जाएगा कुछ व्यूअर्स के ज़रिए। थैंक यू तो सो थैंक थैंक यू यू। सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आने वाले समय में फिर से आपके साथ हम कनेक्ट होंगे, क्योंकि शादियों का सीज़न है वो तो आता ही रहता है, तो आपकी ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहेगी। तो आपसे फिर दोबारा हम ज़रूर मुलाकात करना चाहेंगे अपने शो के जरिए। और दर्शकों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हमने शेयर की है। ये एक दुविधा सबके दिमाग में, सबके मन में रहती है कि शादी जब करनी है तो कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कितना खर्चा आएगा, प्लान करना है तो कैसे करना है। इन सारे सवालों का जवाब आज इस शो के जरिए आपको मिला होगा, और उम्मीद है जो लोग अभी दुविधा में हैं, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उन तक भी जरूर समाधान पहुंच जाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू भावना।